गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कल क्या डिस्कशन हो रहा था भाई? सर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बता रहे थे। यस सर। तो वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन ये दिया होगा कि कोई भी अगर ज्योमेट्री है जिसमें चार्ज और मास आइडेंटिकली प्लेस है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है वो Q/2m से लिखा जाएगा। ये इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। यस सर। ठीक है ना? और इसको रिंग डिस्क इस सब के लिए प्रूव भी करा। यस सर। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस करा है तो व्हाट विल बी द फोर्स एंड द टॉर्क ऑन दैट पर्टिकुलर डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल placed in uniform magnetic field. एक जगह पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें कोई भी हमने मैग्नेटिक डाइपोल को प्लेस करा तो उस पे फोर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन बनाना है और टॉर्क के बारे में। फोर्स का तो इंफॉर्मेशन आपको पहले से है। क्या है भाई फोर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन आपके पास पहले से क्या है? मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, करंट करेंट लूप। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे आई का फ्लो कर रहा है। इसकी वेव लेंथ को हम बी का मान लेते हैं और इसकी ये जो लंबाई है इसको हम यल कह देते हैं और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने प्लेस कर दिया है। मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर जो लूप है वो स्क्रीन के प्लेन में है और फील्ड का जो डायरेक्शन है जो हम कंसीडरेशन में अभी ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन आपकी तरफ है। ठीक है भाई? तो फोर्स के बारे यस में सर। ऑब्जर्वेशन आपके पास पहले से है। मैं बोल रहा था किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या ऑब्जर्वेशन है आपके पास? हम्म कुछ ध्यान में नहीं आ रहा क्या आपके? सर आइडियल क्रॉस बी। नहीं भाई,
आपको बताया है कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट करेंग लूप को आपने प्लेस करा है, वॉट एवर इट्स शेप में भी, वॉट एवर इट्स ज्योमेट्री में भी, फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उसमें जो फोर्स होता है वो हमेशा जीरो होता है। बताया है क्या? यस सर। यस सर। हाँ। तो फोर्स के लिए तो आपको ये क्लियर इंफॉर्मेशन है पहले से है कि ये फोर्स जो होगा हमारे इस लूप पे जीरो ही होगा, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड को बोल रखा है कि इट इज यूनिफॉर्म। आइए जरा देख भी लेते हैं सिंपल से सिचुएशन में क्या एक्चुअल पे हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस लूप पे हमको फोर्स लिखना है, तो इंडिविजुअल इसके चारों आर्म पे फोर्स को लिखें और वेक्टोरली ऐड कर दें तो मिल जाएगा क्या? यस सर। तो आपके पास मालूम है, जानकारी है कि कोई भी अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो उस पे अगर फोर्स लिखना होता है तो आई एल क्रॉस बी से लिखते हैं। यस सर। स्ट्रेट कंडक्टर पे जो फोर्स है वो आपको लिखने का तरीका मालूम है, आई एल क्रॉस बी। तो ए बी पे अगर देखना होगा तो आई एल क्रॉस बी करेंगे तो नीचे की तरफ होगा फोर्स। यस सर। आपको मालूम है कि जब आप रिप्रेजेंटेशन आई एल क्रॉस बी का यूज करते हैं तो एल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। कितना हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड? आई इंटू बी इंटू बी। क्यों? क्योंकि एल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एल ये स्क्रीन के प्लेन में और बी हमारा स्क्रीन के परपेंडिकुलर। इस बार बीसी पे फोर्स लिखना है तो ये एल वेक्टर का डायरेक्शन बी से सी की तरफ होगा, क्योंकि यही करंट का डायरेक्शन है। तो आई एल क्रॉस बी आपको मिलता है दाहिनी तरफ हो जाएगा इस पे। यस सर। इस पे जो फोर्स होगा वो आपका आई एल इंटू बी के बराबर होगा और ये दाहिनी तरफ हो जाएगा। इसी तरीके से सी डी वायर पे फोर्स अगर देखोगे तो आई एल क्रॉस बी ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा, यस सर। यस सर। आई इंटू बी। और डीए पे देखेंगे तो बाई तरफ हो जाएगा आई इंटू एल इंटू बी। आसानी से आपको दिख गया कि जितना फोर्स इस पे है उतना ही इस पे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल्ड। जितना इस पे है उतना ही इस पे है, कैंसिल्ड। तो नेट फोर्स ये आपके पास पहले से भी इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पे आपने जस्टिफाई भी किया कि नेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर डाइपोल विल बी जीरो। ठीक है, ये हमेशा होगा। ठीक है। और अगर इस पोजीशन को देखो तो इस पोजीशन में ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। तो ये दोनों मिलकर के कपल भी जनरेट नहीं करेंगे। और ये फोर्स और ये फोर्स दोनों के जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। तो आपको मिलता है कि टॉर्क भी जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो अगला यस सर। इंफॉर्मेशन क्या हो गया कि इफ प्लेन ऑफ द लूप is perpendicular to the magnetic field direction, then torque on the loop will also be जीरो, है ना? टॉर्क भी इस पे जीरो होगा। अब थोड़ा सा इसको हम रोटेट कराते हैं। ऐसे हमारा ये स्क्रीन के प्लेन में पहले लूप था ऐसे। अब स्क्रीन के साथ इसको ऐसे थीटा एंगल पे रखते हैं। ठीक है ना?
स्क्रीन पे ना करके अब इसको थीटा एंगल पे ऐसे घुमा दे रहे हैं। ये लूप को हमने थीटा एंगल पे रोटेट करा दिया ऐसे। अब इसका स्क्रीन के साथ एंगल थीटा का बन गया ऐसे। ये हमारा A1 B1 C1 D1 लूप हो गया। ये वाला एंगल आपने थीटा मान लिया, ठीक है भाई। और करंट इसमें ऐसे ही फ्लो कर रही है। अब इसका डायग्राम हमको और बेहतर तरीके से समझ में आए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इधर से देखने पे जो चीज दिखेगी उस व्यू को प्लॉट कर रहे हैं, या उस व्यू को बनाते हैं। इधर का व्यू है ना, इधर से देखने पे क्या दिखेगा वो चीज हम यहाँ पे नीचे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है वो हमारी ऐसे दिखेगी भाई। राइट यस साइड सर। से देख रहे होंगे तो ऐसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी। हम्म, इस राइट साइड से देखने पे ऐसे दिखेगा भाई, इधर की तरफ फील्ड ऐसे यस ऐसे। सर। और ये जो लूप है उसकी जगह पे आपको एक लाइन केवल दिखेगी ना ऐसे। ये लूप की जगह पे ऐसे आपको लाइन दिखेगा। कलर इसका थोड़ा बदल देते हैं। ये लूप की जगह पे ऐसे लाइन दिखेगी। इसमें जो A1 पॉइंट होगा वो इधर में पीछे में होगा, B1 जो पॉइंट होगा इधर आगे में, C1 पॉइंट इधर में आगे में, और D1 पॉइंट पीछे में होगा। ठीक है ना। यहाँ पे भी वायर है यस सर। जिसमें करंट अंदर की तरफ है, यहाँ पे वायर है जिसमें करंट बाहर की तरफ होगी, है ना। A1 से B1 की तरफ करंट है तो इस साइड से देखोगे तो बाहर की तरफ की करंट दिखेगी। और C1 से D1 की तरफ करंट है तो इधर इधर से देखोगे राइट साइड से तो इसमें करंट अंदर की तरफ दिखेगी, दिखेगी ना। यस सर। अब इस पे फोर्स देखते हैं तो IL क्रॉस B से इस पे फोर्स किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। यल वेक्टर हमारा यस ऐसे सर। स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और स्क्रीन के प्लेन में ऐसे फील्ड हो गई तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए भाई, तो IL क्रॉस B IBB हो जाएगा। यस सर। वायर A1 B1 पे फोर्स, और ये वायर C1 D1 पे फोर्स ऊपर हो जाएगा। L क्रॉस B ऐसे घुमाना है ऊपर की तरफ तो ये हो जाएगा IBB। दोनों पे फोर्स तो बराबर है बट लाइन ऑफ एक्शन जो है वो हमारा डिस्प्लेस्ड हो जाएगा ना। यस सर। ये जो लूप है वो ऐसे थीटा वाला ये एंगल बना रही है, ये वाला एंगल थीटा है ना। पहले स्क्रीन के प्लेन में था तो ये ब्लू कलर से जो लाइन बनाई है ओरिएंटेशन में लूप होगी, अब जो है उससे थीटा एंगल पे आ गई है। तो B1 C1 इस आर्म पे जब हम फोर्स लिखना चाहेंगे B1 C1 आर्म पे, तो IL क्रॉस B करेंगे तो L और B वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। B1 C1 के लिए L वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा भाई। B1 C1 के लिए L वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। B1 C1 में ये करंट इधर होगी ना, और यस सर। यही L वेक्टर का भी डायरेक्शन हो जाएगा तो L वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। यस सर। तो फोर्स किधर हो जाएगा L क्रॉस B, बाहर की तरफ फोर्स दिखेगा इसमें। इस फिगर में बाहर की तरफ B1 C1 पे कितना दिखेगा, I इंटू L इंटू B इंटू साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ठीक है। यस सर। और D1 E1 A1 इस वाले पे जो फोर्स होगा ये इस पे फोर्स इधर मिलेगा, और ये ILB कॉस थीटा हो जाएगा। और D1 A1 जो हमारा ये वायर है इस पे फोर्स जो होगा वो देखो D1 A1 वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अब 90 माइनस थीटा।
और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो इस पे फोर्स अंदर की तरफ हो जाएगा और वो फोर्स होगा अगेन आई एल बी कॉस थीटा। तो जितना C1 D1 पे है उतना ही D1 A1 पे भी है, डायरेक्शन में अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, कैंसिल, और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन भी सेम जगह पे हैं, तो टॉर्क भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो ये दोनों फोर्स न तो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे न ही नेट फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ये दोनों फोर्स का सम भी फिर से 0 मिल रहा है, इसका और इसका, नेट फोर्स इज 0। तो ये तो ऑलवेज के लिए है, ये ऑलवेज है ना, हमेशा नेट फोर्स तो हमेशा 0 आएगा। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट करेंट लूप कैसे भी रख दो, हमेशा उस पे फोर्स 0 ही मिलेगा, नेट फोर्स की बात करेंगे तो। लेकिन इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिस्प्लेस्ड है ना, एक ही लाइन पे नहीं है ना, ये इधर से नीचे लग रहा है, ये इधर से ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों मिलकर के कपल जनरेट करेंगे। उस फिगर को मैं थोड़ा सा समझने के लिए एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस पे फोर्स इधर लगा है IBB, इस पे फोर्स इधर ऊपर लगा है IBB, इसकी लंबाई L है और ये वाला तुम्हारा एंगल थीटा का। तो अगर इसका टॉर्क लिखना है तो कैसे लिखते हैं, ये L वेक्टर के साथ इसको अगर F वेक्टर कहें तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, टॉर्क कैसे लिखते हैं, R क्रॉस F। तो R क्रॉस F करेंगे, डायरेक्शन बाहर की तरफ मिलेगा टॉर्क का, यस सर। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R की जगह पे L इंटू आई इंटू बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो साइन थीटा। L इंटू बी एरिया ऑफ द लूप है, Yes, sir. और बी साइन थीटा। आई इंटू ए इस लूप के डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, यस सर। Yes, sir. और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे डिफाइन करने को बोला था आपको, लूप में जिधर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है उधर की तरफ दाहिने हाथ की उंगलियों को घुमा के लूप को पकड़ना होता है, अंगूठे के खुलने के डायरेक्शन Yes, sir. में डाइपोल मोमेंट या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना होता है डाइपोल मोमेंट को लिखने के लिए। तो ऐसे हमारे इस लूप में करंट फ्लो कर रही है, तो इधर की तरफ लूप की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा आपका इधर की तरफ खुलेगा भाई, इधर। तो ये एम वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, Yes, sir. और एम और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये Theta. तो आप जरा देखो, तो ये एम क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, Yes, sir. और अगर डायरेक्शन भी मैच कर जाए तो टॉर्क को हम लोग एम क्रॉस बी लिख सकते हैं। Yes, sir. एम क्रॉस बी का जो है डायरेक्शन देखिए, तो एम की तरफ ऐसे उंगली को फैला के बी की तरफ कर्ल किया, अंगूठा किधर खुला, बाहर की तरफ, Yes, sir. और टॉर्क का भी डायरेक्शन यहाँ पे देखिए, आपने क्या बताया था कि इट इज आउटवर्ड, है ना।
यानी कि डायरेक्शन sir. भी मैचिंग है, तो हम टॉर्क को लिखना अगर चाहते हैं तो टॉर्क को लिख सकते हैं m क्रॉस b से। तो जब कोई मैग्नेटिक डाइपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, तो जो टॉर्क हमारे उस डाइपोल पे लगेगा वो m क्रॉस b से जो है वो लिखा जाएगा। अब इसको रिकॉल करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे तो फोर्स उस पे 0 मिल रहा था, Yes, sir. तो यहाँ भी फोर्स 0 है। और वहां पे टॉर्क कैसे लिखते थे? P क्रॉस E से, जहाँ पे P उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट था ना, यस सर। Yes, और sir. यहाँ पे m क्रॉस B से, जहाँ पे m हमारे इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। तो सेम फॉर्मूला है, बस वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो नेट फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर डाइपोल विल बी 0 and the torque will be given by m cross b. Clear? Yes, sir. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल को लिखने का ध्यान में रखना होगा कि कैसे टॉर्क का आप रिप्रेजेंटेशन करोगे ऑन दैट पर्टिकुलर डाइपोल। ठीक है, जैसे मान लो कि एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, बुकलेट से ही कर लेते हैं, इस पे वाले पे भी। मान लीजिए कि आपको कहा गया कि ये हमारा एक्स वाई डायरेक्शन है, ये एक्स है, ये वाई डायरेक्शन है। एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इसको इसके बाइसेक्टर के अलोंग रख दिया गया, जिसका डाइपोल मोमेंट m का है, यानी कि ये 45 डिग्री के एंगल पे है। और मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन। आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in rotating the dipole by 90 degree in anti-clock and clockwise direction. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों दो अलग अलग केसेस हैं, उसमें रोटेट कराने में आपको वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी। ठीक है, तो मान लो कि हम पहले इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट कराने की बात कर रहे हैं। इधर ऐसे डाइपोल था, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट हम ऐसे कर रहे हैं भाई, 90 डिग्री के एंगल पे। मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट पे ये Yes, sir. डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारा यहाँ से थीटा के एंगल पे है। तो थीटा के अगर एंगल पे है तो आपको टॉर्क के लिए इंफॉर्मेशन लिखना होगा। तो टॉर्क क्या लिखा जाएगा भाई? m क्रॉस b से। और ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? m इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है क्या? Yes, sir. m इंटू बी इंटू साइन थीटा लिखोगे।
और टॉर्क के द्वारा जो वर्क होता है वो आपको मालूम है कि टाउ वेक्टर और डी थीटा वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से लिखा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है यस सर। उसका वर्क अगर हम लिखना चाहते हैं तो टॉर्क का डायरेक्शन देखिए, तो एम क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है यस सर। और डी थीटा, थीटा में इंक्रीमेंट दिए हैं तो उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। यस सर। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन का निगेटिव। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस माइन्यूट एंगल डी थीटा में जो डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क आएगा वो अगर लिखना है तो माइनस ऑफ एम इंटू वी इंटू साइन थीटा डी थीटा से आप लिख सकोगे ना। दिस विल बी द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको इंटीग्रेट कर दें 45 से 90 प्लस 45 के लिए तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का वर्क मिल जाएगा। यस सर। तो इसको पाई बाई 4 से पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड डब्ल्यू बी मान लो कि नाम दे दिया। तो ये डब्ल्यू बी का इंफॉर्मेशन हो जाएगा एम और बी, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, एक माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस प्लस का पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का एम वी रूट 2 हो जाएगा। ये वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसके इन्फ्लुएंस में डाइपोल पे का वर्क हो गया। अब सर आपके पास जानकारी क्या है, हैं? एंटी क्लॉकवाइज लिया इसलिए आपने निगेटिव साइन लिया ना किसका निगेटिव साइन? वर्क डन का। वर्क डन का साइन नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज के कारण डी थीटा का डायरेक्शन कैसे लिखते हो भाई? ये पहले तुम्हारा इधर में था एम वेक्टर और डी थीटा तुम्हारा इधर ऐसे नया एम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस डायरेक्शन में हो गया। तो डी थीटा तुमने ऐसे घुमाया ना, तो माइन्यूट एंगल डी थीटा का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे लिखते हो? एक्सिस को दाहिने हाथ से इंक्लोज करना होता है, थीटा के बढ़ने वाले डायरेक्शन में आप उंगलियां घुमाते हो, अंगूठे के खुलने का डायरेक्शन डी थीटा का डायरेक्शन होता है। तो डी थीटा का डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है और एम क्रॉस बी का डायरेक्शन अंदर की तरफ है ना। तो दोनों वेक्टर जो टाउ और डी थीटा है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए निगेटिव लिखा है। ठीक है, यस ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण वर्क। अब देखो क्या करना था हमको, या इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचाना था हमको। तो काइनेटिक एनर्जी में तो इंक्रीमेंट करना नहीं है ना। तो टोटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल मींस ईएम कह दे रहे हैं प्लस वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का सम 0 होना है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट नहीं चाहिए हमको, केवल यहाँ से यहाँ तक घुमा देना है इसको, है ना। यस सर। आपको मालूम है टोटल फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट के इक्वल होता है। तो दो ही हैं जो वर्क परफॉर्मिंग है, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक आपने जो फोर्स लगाया है। तो आपका जो फोर्स का वर्क होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो वर्क हुआ है उसके निगेटिव के बराबर होगा। तो एक्सटर्नल मींस के द्वारा जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतना ही होगा, पॉजिटिव होगा एम बी रूट 2 का। क्लियर? यस सर। ये तो एक केस हो गया। अब दूसरे केस के लिए बात करते हैं। ये समझ में आ गया क्या सबको? यस सर।
आजकल स्कूल वगैरह में एग्जाम वगैरह चल रहे हैं क्या? यस सर। हम्म। क्योंकि अटेंडेंस बड़ी पुअर आ रही है भाई। 14-15 लोग ही केवल है दिख रहे हैं इधर को। अब दूसरा सिचुएशन भी कर लेते हैं जब इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करा रहा है। ये पहले इनिशियल पोजीशन थी हमारे डाइपोल की, और इधर में हमने यहाँ पे लाया इस डाइपोल को। मान लो कि ये वाला एंगल हमने थीटा कह दिया। अब इसको दी थीटा घुमाया, फील्ड वेक्टर इधर की तरफ है, तो डी डब्ल्यू हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू दी थीटा। मान लीजिए इसको इंक्रीमेंट के करस्पॉन्डिंग ही दिखा देते हैं, फिर हम लिमिट को माइनस प्लस के रूप में लिखें, प्रॉपर मिल जाए। डी थीटा का ये इंक्रीमेंट दिया इसमें, तो माइनस का एम बी साइन थीटा डी थीटा हो गया, डी डब्ल्यू का इंफॉर्मेशन। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हमको लाना है ना। तो इधर से इधर का ये एंगल 45, इधर से इधर का ये एंगल 45, तो -45 से प्लस का 45, इसको इंटीग्रेट कर दें। हम्म। यस सर। तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा डी थीटा विथ निगेटिव -45 या π/4 से π/4, 0 से डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा एम इंटू बी cos थीटा -π/4 से π/4, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा ना। यस सर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल मींस प्लस वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का सम 0 होना है, क्योंकि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक केवल पहुंचाना है विदाउट एनी इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट 0 हो गया, तो एक्सटर्नल मींस के द्वारा यहाँ पे जो वर्क होगा वो 0 हो जाएगा।
तो अब की बार एक्सटर्नल मीन का वर्क जो हो गया वो 0 हो गया। ठीक है। यस सर। और पहले वाले केस में mv√2 का हो गया। तो ये इस तरीके से कभी भी कोई डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर घुमाने वगैरह की बात करी जाएगी तो वहां पे हम लोग उस पे टॉर्क के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट इस सेक्शन में या इस चैप्टर के बाकी हैं वो बता देते हैं। मान लो कि ये कहा जा रहा है कि एक करंट करेंग लूप है, सर्कुलर लूप है, करंट इसमें आई की फ्लो कर रही है, रेडियस ऑफ दिस लूप इज r एंड मास इज m, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो कि बाहर की तरफ डायरेक्टेड है प्लेस करा गया है, और इसको इस डायमीटर के अबाउट थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना। इफ द सर्कुलर लूप is slightly rotated about diameter A1 and release find its time period of oscillation। इसके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको बताना। तो इन्फॉर्मेशन क्या है भाई कि अगर हम इसको थोड़ा सा थीटा एंगल पे घुमा देंगे तो जो डाइपोल मोमेंट है, अभी देखो तो अभी डाइपोल मोमेंट और फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 का है अभी इस पोजीशन में, है ना। डाइपोल मोमेंट स्क्रीन के यस परपेंडिकुलर सर। आपकी तरफ और फील्ड भी स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ है। और अगर थीटा एंगल पे घुमा दोगे तो डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का भी एंगल जो होगा वो हो जाएगा थीटा का। यस सर। इसको हम ऐसे दिखाते हैं फिगर में, यहाँ पे तो वो डायग्राम दिख नहीं पाएगा तो ऐसे हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ऐसे तुम्हारी फील्ड है P, और ये जो डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप है वो भी इधर की तरफ है एम वेक्टर। अब इसको थोड़ा सा घुमा दिया आपने तो फील्ड वेक्टर और ये थीटा एंगल पे आपने घुमा दिया तो फील्ड वेक्टर और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होगा कि जो टॉर्क ऑफ द फील्ड होगा वो टॉर्क आपको लिखा जाता है एम क्रॉस बी से ना, जो कि एम क्रॉस बी देखिए तो थीटा के घटाने वाले डायरेक्शन में है, यानी कि रेस्टोरिंग है ना। आप इधर घुमाए लूप को ऐसे घुमाए तो लूप पे टॉर्क इधर की तरफ लगेगा। लूप ऐसे आपने घुमाया नीचे से क्लॉकवाइज घुमाया तो उस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन के लिए टॉर्क लग रहा है, ठीक है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन के लिए टॉर्क लगेगा। दोनों अपोजिट है, जिधर आप घुमाए हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, यानी कि टॉर्क क्या है, रेस्टोरिंग है। तो ऑसिलेशन तो इसका मोशन पक्का है। एसएचएम होगा जब ये माइन्यूट एंगल के लिए डिस्प्लेस करा जाएगा।
तो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, एम इंटू वी इंटू साइन थीटा विथ निगेटिव, क्योंकि थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आई इंटू डी टू थीटा डी टी टू। लिखोगे क्या? यस सर। यस सर। टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। अब जरा डाइपोल मोमेंट लिखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इसका कितना हो जाएगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर यस सर। इंटू बी इंटू साइन थीटा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हमारे इस रिंग की कितनी होगी, mr²/2। एम आर स्क्वायर बाई टू। तो एम आर स्क्वायर बाई टू ये आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई इंटू डी टू थीटा डी टी टू। लिख सकते हैं क्या? सब लोग को क्लियर दिख रहा है ये चीज? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना भी। इसको राइट साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू डी टू थीटा डी टी टू प्लस आई इंटू पाई आर स्क्वायर बी साइन थीटा दैट इज 0। एंगल बहुत छोटा हो तो साइन वैल्यू ऑफ द एंगल को एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो साइन यस थीटा सर। को थीटा से रिप्लेस कर दे रहे हैं छोटे एंगल के लिए, और एम आर स्क्वायर बाई टू से दोनों इसमें डिवाइजन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी टू थीटा डी टी टू प्लस आई इंटू पाई इंटू बी डिवाइडेड बाई एम इंटू एम, और ये आर से आर कटेगा, ऊपर में टू इंटू थीटा दैट इज इक्वल टू 0। ये मिलेगा क्या? यस सर। तो टाइम पीरियड के लिए इंफॉर्मेशन क्या बन जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर में 2 पाई आई बी बाई एम। दिस विल बी द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे में चला गया तो एम ऊपर में 2 पाई आई बी। या ये हो जाएगा 2 पाई एम डिवीजन में आई बी रूट के अंदर। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या simple harmonic motion या angular simple harmonic motion of this particular ring if it is slightly displaced from the initial original position। ठीक है? यस सर। यस सर। कहीं कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो ये डाइपोल के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अभी हो गई। आगे अभी मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में और बातें करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और फिर परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात करने के दौरान। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे कुछ डिवाइसेस के बारे में। तो उसमें पहला एक जो डिवाइस हम लोगों को थोड़ा डिस्कशन करना है दैट इज द साइक्लोट्रॉन। साइक्लो ये सीएल है। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन जो है वो एक डिवाइस है जिसका यूज आप करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल या आयन के
एनर्जी को इंक्रीज कराने के लिए, यानी कि इसको स्पीड अप करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है ना। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस हो गया विच इज यूज टू एक्सेलरेट ए चार्ज पार्टिकल या आयन। अब वैसे आपको मालूम है कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेटेड मूव कराना है तो भाई क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो या फील्ड अप्लाई कर दो, और वहां पे चार्ज को आप छोड़ दो, तो हमारा चार्ज जो होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड बढ़ जाएगा, निगेटिव होगा तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन का मोशन होगा, और फाइनली दूसरे एंड पे पहुंचेगा, तो जितना उसने पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया होगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैन बी इंक्रीज, है ना। चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करके। अब अगर हम ये तरीका यूज करते हैं कि दो पॉइंट के बीच में सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया और उसके बीच में हमने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया, तो अगर हमको एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल अगर बड़ी चाहिए, तो नेचुरल है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक लंबे लेंथ तक उसको एक्सेलरेटेड मूव कराना होगा। और दूसरा, अगर इसका एक्सेलरेशन देना है भाई, तो बीच में जो भी हमारे एयर पार्टिकल्स वगैरह है उनको हमको यहाँ से इवैक्यूएट करना होगा ना, क्योंकि अब उनसे यस सर। ये पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल जो है वो अगर कोलाइड करेगा तो सर्टेन पार्ट ऑफ एनर्जी मे बी लॉस बाय दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल, उसके आयनाइजेशन में कंज्यूम हो सकता है, हाँ, या उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में जो है वो कंज्यूम हो सकता है सम पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल। मेजर डिफिकल्टी क्या है कि हमको एक बड़े लेंथ में उसको एक्सेलरेट कराना होगा। ठीक है। अगर सामान्य रूप से हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेट कराना चाहते हैं तो। दूसरी चीज आपको क्या मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज पार्टिकल के स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकती, इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, है ना। चार्ज पार्टिकल का जो स्पीड होगा इट इज नॉट गोइंग टू चेंज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों भाई, ठीक कह रहे हैं? कोई यस सर। रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, है ना। तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं बदल सकती, लेकिन क्या है, वो केवल उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल को बढ़ावे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल का रोटेशन प्रोवाइड करे, जिसके इन्फ्लुएंस में एक छोटे से रीजन में ही घूमता घूमता वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड चला होता चला जाए, तो उससे हमारा जो है वो बड़े लेंथ में उसको एक्सेलरेट कराने की जो मेन डिफिकल्टी थी वो डिफिकल्टी हमारी दूर हो जाएगी, एंड दैट कैन बी यूजफुल टू एनर्जाइज ए पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल। किसी चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज करने के लिए ये हमारा एक आसान तरीका बन सकता है। और इसी पे बेस्ड होता है हमारा जो डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ठीक है ना। साइक्लोट्रॉन में होता क्या है बेसिकली कि दो मेटल की डी शेप की एक, इस तरीके से डी शेप का हमारा मेटल का प्लेट हो गया, और एक ये दूसरी डी शेप की मेटल की प्लेट हो गई, दोनों को एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेटेड आपने प्लेस करा है। और इन दोनों प्लेट के नीचे भी इसी तरीके से दो प्लेट्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है ना।
तो ये एक व्यू दिखाया है, इसके नीचे में भी ऐसे प्लेट है, ठीक है। एक ऊपर वाली, ये मान लो कि ये हाथ मेरा जो है ऊपर वाला, ये राइट वाला डी हो गया, और ये नीचे वाला हाथ जो है, इसके नीचे एक और डी सेम शेप का ऐसे प्लेट है। समझ रहे हो क्या कह रहे हो? यस सर। हाँ। यस सर। तो एक ये डी हो गई मेटल प्लेट की, इसी के नीचे सिमिलर टाइप की डी जो है वो प्लेट है, एक दूसरे से अटैच है, बीच में गैप है, ऐसे बीच में गैप है दोनों के। और एक ये डी हो गया दूसरा, और इसके नीचे में भी एक सिमिलर टाइप की प्लेट डी है, और दोनों के बीच में एक गैप है। क्लियर? और इन यस दोनों सर। मेटल की प्लेट को हमने क्या करा कि एक ऐसे रीजन में प्लेस करा है जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड का अपीयरेंस हो रहा है। मान लो कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपोजर दे दिया, ठीक है। ईच एंड एवरी प्लेस देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। और ये पूरा जो रीजन है, इसको हमने इधर से इवैक्यूएट करके रखा। और ये दोनों जो मेटल की प्लेट है, उन दोनों को एक सोर्स से कनेक्ट किया है, एक ऐसा सोर्स जिसकी पोलैरिटी जो है वो बदल रही है ना। तो उसको हम इधर में ऑसिलेटर नाम दे दे रहे हैं। बेसिकली ये वोल्टेज अप्लाई किया हमने, लेकिन वोल्टेज फिक्स नहीं है। जैसे बैटरी में हमेशा एक डी पॉजिटिव पे और दूसरी डी जो है वो निगेटिव पे नहीं है, ठीक है। मान लो कि किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ये वाली डी पॉजिटिव है और ये वाली डी निगेटिव है, तो अगले ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी। इस तरीके का इधर में हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, जिसको हम ऑसिलेटर कह रहे हैं, ठीक है। ऑसिलेटर क्या हो गया? अप्लाइड वोल्टेज हो गया, जिसका पोलैरिटी बदल रहा है, ठीक है। यस हेलो। सर। मान लो कि ये जो डी हमने यूज करी है, उसका जो रेडियस है दैट इज आर, कैपिटल आर। अब क्या किया कि चार्ज पार्टिकल को लाकर के इस डी के सेंटर पे हमने प्लेस कर दिया, है ना। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को ही हमने प्लेस करा, और ऑसिलेटर को ऑन किया। मान लो कि ये पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल जो है, ये पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का चार्ज पार्टिकल है, जिसके इन्फ्लुएंस में ये वाली डी पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, और ये वाली डी जो है वो निगेटिव पोटेंशियल पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर से इधर को होगी, है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ से एक्सेलरेटेड बढ़ेगा, यस सर। और जब मेटल के अंदर आएगा तो इट इज गोइंग टू वर्क लाइक ए इलेक्ट्रिक फील्ड की शील्ड की तरीके से वर्क करेगा। तो अंदर में तो फील्ड होगी नहीं, फील्ड यहीं पे रहेगी। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने वेलोसिटी पाई, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पे जो है वो जो फोर्स लगा, उसके इन्फ्लुएंस में ऐसे ये गोल सा घूम गया। आधा सर्किल ट्रेस करके ये पर्टिकुलर जो चार्ज पार्टिकल है फिर से यहाँ पे आएगा, इस बीच वाले गैप में, दोनों डी के बीच जो गैप है। यस सर। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच रहा है, उसी समय हमने क्या करी, पोलैरिटी इसकी बदल दी ऑसिलेटर की, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है ये ऑसिलेटर हमारा जो है वो इधर का फील्ड जनरेट कर रहा है, इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ फील्ड, ठीक है। तो फिर से ये यहाँ पे आया तो एक्सेलरेटेड मूव करेगा, और फिर इस डी में इंटर करेगा, यस तो सर। ये बड़े पाथ के बड़े रेडियस का जो है सर्किल को ट्रेस करता हुआ इस तरीके से ये चार्ज पार्टिकल हमारे इस डी में मूव करता हुआ, जब उसका रेडियस जो है वो डी के रेडियस के बराबर होगा, तो यहाँ से जो है एक ओपनिंग बनी रहेगी डी में, और उसी ओपनिंग से बाहर हमारा ये एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इमर्ज, ठीक है।
Yes, sir. आपके पास जानकारी है कि हमारे इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है, जो कि आपको मालूम है कि लिखा जाता है 2πm/क्यूबी से लिखा जाता है ना। Yes, sir. तो जो हमारे चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, उसी टाइम पीरियड ऑफ के साथ अगर हम इस ऑसिलेटर की पोलैरिटी को चेंज कर रहे हैं, तो हाफ ऑफ द साइकिल को पूरा करके जब ये यहाँ पे आएगा तो इधर से एक्सेलरेटेड जाएगा, फिर हाफ ऑफ द साइकिल को पूरा करके जब यहाँ पे आएगा तो फिर से एक्सेलरेटेड मूवमेंट होगा। यानी कि हर बार ये डी के बीच का जो गैप है, इस गैप में पहुंचेगा तो इट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड। ठीक है। Yes, sir. और चूंकि आपको मालूम है कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। सोनली डिपेंडेंट किस पे है? मास ऑफ द चार्ज, फील्ड जो अप्लाइड है, और चार्ज जो आपने वहां पे उस पर्टिकुलर पार्टिकल को दे रखा है, केवल उस पर डिपेंडेंट है। तो हमको बार बार इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलनी है। इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो एक स्पेसिफिक चार्ज के लिए फिक्स रहेगी। उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ द डी को जो है वो चेंज करते रहेंगे, और उसके इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड जाएगा। जैसे जैसे उसका एक्सेलरेशन के कारण स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे उसके द्वारा ट्रेस होने वाले सर्किल का रेडियस बड़ा होता जाएगा। और फाइनली जब इस चार्ज का रेडियस इस डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो इधर से ओपनिंग आपने दे रखी है, उस ओपनिंग से चार्ज पार्टिकल इस रीजन से बाहर चला जाएगा। ठीक है। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ऑसिलेटर है, वो हमारे इस चार्ज के फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन के बराबर होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं Yes, sir. साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी अगर कभी पूछा जाए, तो जो चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी होगी, वही हमारे उस साइक्लोट्रॉन यानी कि इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होगी। तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? क्यूबी डिवाइडेड बाई 2πm। दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन आर ऑसिलेटर। ठीक है। और ये जो कंडीशन है वो रेजोनेंस का कहलाता है ना। जैसे कोई भी ऑसिलेशन में रेजोनेंस कब कहते हो? जब आपका जो अप्लीकेशन ऑफ द लोड है, उसकी फ्रीक्वेंसी और जो ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, तो उसको रेजोनेंस कहते हैं। यस सर। Yes, रेजोनेंस sir. में क्या होता है कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे रिवोल्यूशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो जब हमारे इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, तो आपको मिलेगा कि हर रिवोल्यूशन में हमारे इस चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, और फाइनली जब ये इमर्ज होगा तो एनर्जेटिक हमारा चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है ना। अब इसमें अगर मान लो कि तुमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द maximum energy of the emitted charge particle from this particular cyclotron, तो आपके पास जानकारी है क्या कि जब साइक्लोट्रॉन इस डी से बाहर जा रहा है उसी समय उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी? Yes, sir. यस सर। और आपको मालूम है कि जो रेडियस ऑफ द सर्किल होता है वो mv/क्यूबी से लिखा जाता है। यानी कि जो Yes, sir. मैक्सिमम स्पीड है वो तब होगी जब हमारे चार्ज पार्टिकल का रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन इस डी के रेडियस के बराबर हो जाएगी। यानी कि भी मैक्सिमम जो हमारा है चार्ज पार्टिकल का ड्यू टू दिस साइक्लोट्रॉन, दैट विल बी इक्वल्स टू QBr/m से लिखा जाएगा। दिस विल बी द मैक्सिमम स्पीड। Yes, sir. और इसी के करस्पॉन्डिंग जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted charge particle from the cyclotron
अगर के से लिख रहे हैं तो आपको मालूम है कि हाफ ऑफ एम इंटू वी मैक्स जो हमने निकाला है उसका स्क्वायर, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड चार्ज पार्टिकल। यस सर। और ये इक्वल हो जाएगा किसके, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m के। तो जो मोस्ट एनर्जेटिक हमारा चार्ज पार्टिकल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइक्लोट्रॉन निकल रहा है, उसकी एनर्जी को लिखने का ये फॉर्मूला हो गया, दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन रेडियस ऑफ द डी, मास, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एंड चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो बी पे डिपेंडेंट है, लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इस काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, हर आधे चक्कर के बाद जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपोजर पा रहा है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, फार्मूले में इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड नहीं आ रही है, फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन में नहीं अपियरेंस हो रहा है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ी है 0 से दिस मच, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण बढ़ी है। मैग्नेटिक फील्ड केवल इसको गोल गोल घुमा रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई करा है हर आधे साइकिल के बाद एक्सेलरेशन के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भाई। Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया आपका साइक्लोट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन। क्लियर है इसका पूरा वर्किंग? यस सर। ये जो साइक्लोट्रॉन है इसको जब कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होती है तो वहां पे आप इसको यूज करते हैं। जैसे आप एक एक्सपेरिमेंटेशन शायद केमिस्ट्री में तो पढ़े ही होंगे, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट वाला ना। यस सर। हाँ तो सर, पढ़े। हाँ, तो उसमें गोल्ड फाइल पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया था, है ना। तो उनके यस समय सर। में जो जो चार्ज पार्टिकल अवेलेबल था अल्फा पार्टिकल, उसको उन्होंने सीधे सीधे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो है वो यूज कर लिया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को डायरेक्टली यूज कर लिया था। बट अगर आपको अब ये एक्सपेरिमेंटेशन इस तरीके का कोई परफॉर्म करना है तो इसमें आप इस पर्टिकुलर डिवाइस साइक्लोट्रॉन का यूज करके आसानी से एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को आप इंक्रीज करा सकते हैं। इतना आप चाहें तो कोई प्रोटॉन को इतनी एनर्जी दे सकते हैं कि वो प्रोटॉन जो है वो पेनिट्रेट करके किसी एटम के न्यूक्लियस में इंटर कर जाए। इतनी एनर्जी भी आप दे सकते हैं अपने इस पर्टिकुलर डिवाइस से। तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन जो है अगर न्यूक्लियस में इंटर कर जाएगा तो एलिमेंट बदल जाएगा। यस सर। बदल जाएगा ना भाई। यस सर। एटॉमिक नंबर बदल गया तो एलिमेंट चेंज हो गया ना। तो यस सर। आप एक्सपेरिमेंटली एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में जो है वो कन्वर्ट करा सकते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस से हाईली एनर्जेटिक प्रोटॉन को जनरेट करके। ठीक है ना। हाँ यस सर। बहुत सारे न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसमें आपको एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके लिए आप ये साइक्लोट्रॉन का यूज कर सकते हैं। या इससे भी अलग एक डिवाइस आ चुका है अभी तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, बट हमको डिस्कशन तो जो है वो साइक्लोट्रॉन का ही करना है। तो ये समझिए बहुत बार हमको रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस करना होता है लैब में, जिसको कि हम यूज कर सकें अपने किसी डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए। बहुत सारे आपने सुने होंगे कि बहुत सारे रोगों के इलाज में रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी यूज होते हैं, है ना। या डायग्नोस्टिक यस पर्पज के सर। लिए भी जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है।
तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो नेचुरली एग्जिस्टेंस में नहीं है, उनको भी लैब में प्रोड्यूस करके उनका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका डिवाइस हो गया, एक यूजफुल डिवाइस जिसको आप साइक्लोट्रॉन के रूप में रिकॉग्नाइज किए थे। ठीक, क्लियर है बात भाई? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को साइक्लोट्रॉन No, की sir. वर्किंग में? नो सर। पिछले चैप्टर का जब डिस्कशन हम लोग कर रहे थे तो वहां पे एक डिवाइस का जिक्र हुआ था, दैट वाज गैल्वेनोमीटर। Yes, sir. गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका आप यूज करते हैं, जो है किसी पर्टिकुलर सर्किट आर्म में करंट का अपीयरेंस है या नहीं, या कभी माइन्यूट करंट मेजर करना भी हो तो आप ये डिवाइस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की वर्किंग कैसे है, कैसे वो वर्क करता है, उसकी बात करते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पहली चीज तो ये पर्टिकुलर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, तो इट कैन ओनली बी यूज फॉर द डीसी, है ना? ये डीसी के लिए आप यूज कर सकते हैं या यूज किया जाता है। कोई भी ऐसा डिवाइस जिसको कि जिसका कि डिफ्लेक्शन, करंट जो उसमें फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, उसको आप केवल डीसी को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो अमीटर हो, गैल्वेनोमीटर हो या वोल्ट मीटर हो। ठीक है ना? एसी को इन डिवाइसेस से मेजर नहीं कर सकते जो सामान्य रूप से डीसी के लिए यूज होता है। एसी के लिए जो हमारा डिवाइस होगा वो समवॉट इस तरीके की प्रॉपर्टी पे बेस्ड होगा जो करंट के डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि एसी में क्या है कि कंटिन्यूअसली जो है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट बदलती है ना? तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बदल रहा है और डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंडेंट कोई पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो उस डिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो एसी के लिए यूज नहीं होगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है यूज विद डीसी, है ना? पहली चीज, डायरेक्ट करंट के साथ जो अभी करंट हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सब डीसी है, तो डीसी के साथ जो है यूज होती है। इसमें होता क्या है कि एक आयरन का सिलिंड्रिकल ब्लॉक होता है जिसके ऊपर कॉपर का जो है वो कॉइल बाइंड किया गया होता है। ठीक है ना? कभी आप में से किसी ने खुला हुआ पंखा देखा है क्या? फैन, फैन को भी खुला हुआ देखे हैं? फैन नहीं, या कोई भी मोटर देखे हैं खुला हुआ? हाँ सर, देखे, मोटर देखे। मोटर देखे हैं, तो मोटर देखे होंगे तो उसमें आयरन का जो है एक ऐसे सिलिंड्रिकल ब्लॉक होता है, उस पे ऐसे कॉपर के वायर जो है वो बाइंड किए गए होते हैं ना, अगर ध्यान दिया हो तो। नहीं दिया है यस तो सर, कोई बात होता है नहीं। ठीक है लगा ना? हुआ। हाँ, वो जो बीच में जो कोर यूज करते हैं वो जनरली जो है वो सॉफ्ट आयरन का होता है ना? सॉफ्ट आयरन मतलब जिसमें कार्बन का परसेंटेज कम हो। सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि वहां पे सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज होता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है आयरन, और जिसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कन्फाइन कराता है। यानी कि जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जितना आप फील्ड अप्लाई करते हो ना उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है ना? आपने अगर यस। एक एक टेस्ला का
फील्ड अप्लाई किया तो पता चला कि अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके अंदर में 600 टेस्ला का फील्ड जो है वो डेवलप हो जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस कराता है वो पर्टिकुलर जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इसलिए जब कभी भी आपको किसी रीजन में फील्ड के कारण जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता है ना किसी एरिया से, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का यस भी सर। फ्लक्स लिख सकते हैं, है ना। तो जब आपके फील्ड जो लाइंस जो है वो करीब करीब आ जाएंगे, फील्ड स्ट्रेंथ बड़ा हो जाएगा तो फिर फ्लक्स ज्यादा बाउंड होगा। यस सर। हाँ, तो जब कभी भी आपको फ्लक्स बढ़ाना आपका मोटिव होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, तो आप वहां पे आयरन का कोर यूज कर लेते हैं। तो एक आयरन का ऐसे सिलेंडर के शेप का जो है ब्लॉक होता है, उसके ऊपर आप क्या करते हो कि कॉपर के कॉइल को ऐसे बाइंड कर देते हो, ठीक है ना। ये ऐसे कॉपर का कॉइल जो है वो बाइंड हो गया, कई सारे टर्न इस पे कॉपर के कॉइल का ऐसे बाइंडेड रहेगा, बहुत सारे टर्न होंगे, ऐसे बाइंड कर दिया। और उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल के बीच में आप ऐसे लटका देते हैं किसी एक रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करने वाले अरेंजमेंट के साथ। वो रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करने वाला हमारा एलिमेंट जो है स्प्रिंग भी हो सकता है, या सिंपली कोई पतली सी मेटल की स्ट्रिप भी हो सकती है। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे स्प्रिंग लगा के इसको यहाँ पे लटकाए हुए हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इधर में इसके कारण जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और इस कॉइल के दोनों जो इंड्स हैं उसको आपने यहाँ पे दो नॉब के रूप में अपने उस पर्टिकुलर डिवाइस में रखा है। और इधर में आपने एक नीडल लगा दी इसके ऊपर, जो इधर में एक पर्टिकुलर डायल के ऊपर में मूव करने के लिए फ्री है। नीडल यहाँ पे इस सिलेंडर से अटैच है। अब जैसे ही आप इस डिवाइस को अपने सर्किट में जोड़ेंगे तो इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी, यस सर। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसके कारण उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क जो यस लगेगा सर। उसके कारण ये जो सिलेंडर है वो रोटेट करेगा, और सिलेंडर रोटेट करेगा तो ये जो हमारा स्प्रिंग है उसमें ट्विस्ट आएगा, तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा। ठीक है ना, ये क्या करेगा, रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा। तो एक पर्टिकुलर एंगल तक रोटेट करके ये पर्टिकुलर हमारा जो सिलेंडर होगा दैट विल कम टू द रेस्ट। ठीक है, और अगर हम उस रोटेशन को प्रॉपरली इधर में कैलिब्रेट कर लिए हैं तो वी कैन यूज टू मेजर द माइन्यूट करंट बाय दिस पर्टिकुलर डिवाइस, जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। कैसे हम उस टॉर्क और डिफ्लेक्शन को आपस में कोरिलेट करेंगे, उसके लिए हम इसका एक दूसरा व्यू बना रहे हैं। इसको ऊपर से देखेंगे तो सिलेंडर के लिए हमको ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखेगा, जिसके ऊपर आपने ऐसे वायर को बाइंड करके रखा ना, ऐसे वायर हमारा लपेटा गया इस सिलेंडर के ऊपर, तो ये वायर का हमने ये सेक्शन दिखा दिया। और ये जो पोल्स हैं, वो पोल्स जो हैं वो ऐसे सिलेंडर के अराउंड ऐसे कर्व्ड सरफेस के रूप में जो है वो राउंड शेप में कट होता है। इसमें राउंड शेप में इसको कट करने के पीछे मोटिव क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे किसी भी पोजीशन ऑफ द कॉइल के करस्पॉन्डिंग कॉइल के ओरिएंटेशन के डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाए। उसके लिए ऐसे जो है इसको कॉर्ड बनाया गया है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर हमारी फील्ड होती है, तो इसको कर्व करने के पीछे ये मोटिव है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। और इधर में तुम्हारी नीडल लगी हुई है जो कि इधर में एक डायल के ऊपर डिफ्लेक्शन के लिए अपीयरेंस में आ रहा है।
अब मान लो कि ये पर्टिकुलर जो कॉइल है, इस कॉइल की जो एरिया है वो आपने कहा कि ए का है। आई इज द करंट थ्रू द कॉइल, एन जो है मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के, और ए जो है मान लीजिए आपने कहा कि एरिया ऑफ द कॉइल, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉइल लोकेशन। मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉइल लोकेशन, ठीक है भाई। तो ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या आएगा कि जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं कॉइल को और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द टॉर्क, जिसको आप एम क्रॉस बी से लिखते हैं, जिसमें इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा आई इंटू एन इंटू ए से लिखा जाएगा डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन, Yes, sir. इंटू बी इंटू साइन थीटा, जहां पे थीटा जो है डाइपोल मोमेंट वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो ये जो शेप बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि कॉइल का जो ओरिएंटेशन बने वो हमेशा उसका प्लेन जो है वो फील्ड लाइन के पैरेलल अपीयरेंस में आवे, जिससे कि हमारा साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, है ना। तो जो टॉर्क है ये आई एन ए बी से हम लिख सकेंगे, ठीक है ना। साइन थीटा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिपेंडिंग ऑन यस द ज्योमेट्री ऑफ द पोल्स, डिपेंडिंग ऑन ज्योमेट्री ऑफ पोल। पोल की ज्योमेट्री ऐसे कट करी, ऐसे गोल सा बनाया, जिससे कि हमारा जो है कॉइल का ओरिएंटेशन जो है वो इस तरीके से बने कि कॉइल का प्लेन फील्ड लाइन के अलोंग हो जाए, यानी कि एरिया वेक्टर और फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है ना। साइन 91 हो जाएगा। तो आई एन ए बी ये हमारा टॉर्क हो जाएगा, और इस टॉर्क के कारण जो है ये जैसे ही रोटेट करेगा कॉइल, तो ये हमारी जितना एंगल ये कॉइल रोटेट करेगा उतना ही ये स्प्रिंग में ट्विस्ट आएगा। तो स्प्रिंग जो है वो रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगी, दैट कैन बी रिटन एज के इंटू थीटा, जहाँ पे के को बोलते हैं आप टॉर्सनल कांस्टेंट। इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द स्प्रिंग एंड इट्स मटेरियल, इसको टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये टॉर्सनल कांस्टेंट हो गया। तो कितना एंगल डिफ्लेक्ट करेगा ये आपको दिख रहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो जितना ज्यादा आप करंट फ्लो कराओगे उतनी ज्यादा इसका डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। नीडल उतने ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, और अगर आप प्रॉपर कैलिब्रेशन कर लिए हैं अपने इस इंस्ट्रूमेंट का, तो इट कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द करंट, ठीक है भाई। तो ये Yes, sir. आपका बेसिक एक्सप्रेशन हो गया ऑन विच दिस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर इज गोइंग टू वर्क। अब इसमें एक टर्म आता है यूज का, और वो बोला जाता है सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करी जाती है? इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट ऑफ द करंट इज डिफाइंड एज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर और अमीटर, या इसको करंट सेंसिटिविटी भी कहते हैं। हाँ, तो करंट सेंसिटिविटी लिख देते हैं।
करंट सेंसिटिविटी, मान लो कि इसको डिफाइन करना है, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट ऑफ द करंट फ्लोन थ्रू द कॉइल, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट ऑफ current flown through the coil of galvanometer is defined as गैल्वेनोमीटर, या इसको अमीटर भी लिख लो, दोनों के लिए यूज होता है। अमीटर is defined as current sensitivity। गैल्वेनोमीटर ऑब्लिक अमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर के लिए भी या अमीटर के लिए भी ऐसे ही, करंट सेंसिटिविटी। तो एस आई मान लो कि इसको नाम दे देते हैं, एस फॉर सेंसिटिविटी है, आई फॉर करंट, तो ये डिफाइन हुआ थीटा बाई आई के रूप में, है ना। तो थीटा बाई आई अगर यहां से लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एन ए बी बाई के, एन ए बी बाई के, इट विल बी डिफाइंड एज करंट सेंसिटिविटी। तो नंबर ऑफ टर्न्स आप गैल्वेनोमीटर में या मीटर में जितना ज्यादा रखेंगे उतना ही वो सेंसिटिव होगा, एरिया उसकी जितनी बड़ी रखेंगे, फील्ड आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही सेंसिटिव होगा वो हमारा गैल्वेनोमीटर। और जो आप स्प्रिंग यूज कर रहे हैं उसका टॉर्सनल कांस्टेंट जितना छोटा होगा उतना ही सेंसिटिव होगा। ठीक है भाई। यस सर। अब इसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना है तो नेचुरल है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक शंट जोड़ना पड़ेगा। तो शंट यस सर। जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो करंट जिससे कि डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर गवर्न हो रहा है, दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर है। जबकि आप यस सर। जब अमीटर के लिए सेंसिटिविटी को लिखेंगे तो अमीटर का करंट लिखेंगे ना, यहाँ पे अमीटर को कितना करंट फ्लो कराया उसके करस्पॉन्डिंग। तो नेचुरल है कि जब आप किसी गैल्वेनोमीटर के साथ जब उसको अमीटर बनाना चाहते हैं तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस जब शंट के रूप में यूज कर लेते हैं तो आप बड़ी करंट को फ्लो कराएंगे ना, जबकि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो जाने वाली करंट होगी वो तो बहुत छोटी होगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीटर। तो सेंसिटिविटी जो है यस सर। उसकी कम हो जाती है ना, वो लेस सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, सेंसिटिविटी कम होगी जब भी आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो। क्लियर है बात। यस सर। क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है वो तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करने वाली करंट पे डिफाइंड है ना। थीटा की वैल्यू आई, टोटल आई पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज आई जी पे डिपेंडेंट है जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा रहा है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे जो डिफिनीशन है उसमें हमारा आई जो है वो करंट थ्रू द डिवाइस है, जो कि अमीटर के लिए करंट होगा। तो नेचुरल है कि सेंसिटिविटी जो होगी वो हमारे उस पर्टिकुलर डिवाइस की जो होगी दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस। अब इसी को जब आप वोल्ट मीटर बनाते हो तो आपको मालूम है क्या करते हो भाई, गैल्वेनोमीटर के साथ एक बड़े से रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हो ना, यस सर। तो ये आपका वोल्ट मीटर बन जाता है। वोल्ट मीटर के केस में यही जो है वो करंट सेंसिटिविटी की जगह पे वोल्टेज सेंसिटिविटी हम डिफाइन करते हैं।
वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन कैसे करा गया? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट ऑफ द वोल्टेज। यस भी मान लो, इसको डिफाइन करने का नाम दे दिया, तो ये हो गया वी। वी क्या होता है? आई इंटू आर। यस सर। तो थीटा बाई आई इंटू आर, जहाँ पे आर जो होगा इस वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर जी प्लस आर नॉट, है ना? आर जी प्लस आर नॉट, इट विल बी आर। एंड थीटा बाई आई इस जगह पे एन ए बी के लिख सकते हैं, बाई के। यस सर। एन ए बी बाई के इंटू 1/r। ये हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिखने का कभी जरूरत पड़ती है, किसी क्वेश्चन में पूछ दिया गया तो यू कैन यूज। या दूसरा तरीका क्या हो गया कि वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर लिखनी है तो ये हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, नहीं है ना? यस सर। करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये हमारा जो होगा वो वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर, उसकी वर्किंग कैसे है उसका आपके पास एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गया, जो कि यू हैव टू रिमेम्बर, आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ ये पोर्शन आपका हो गया कंप्लीट भाई, है? यस। अब ऐसा करते हैं कि एक दो प्रॉब्लम इसी में से, असाइनमेंट में से आपको कराते हैं तब तक, और आप इसके प्रैक्टिस कर लेना, है ना? आपके पास टारगेट है? हेलो? यस सर। यस सर तो है। असाइनमेंट 2 का 42 क्वेश्चन नंबर जरा देखो तो। The region between y equals to 0 and y equals to d contains a magnetic field B equals to Bz cap. A particle of mass m and charge q enters in the region with a velocity of this one.
If d equals to mv by 2 qb, the acceleration of the charged particle at the point of its emergence at the other side is y equals to 0 से y equals to d, ठीक है मतलब ये मान लो कि तुम्हारा x डायरेक्शन हो गया, ये तुम्हारा y डायरेक्शन हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड है भाई b का, है ना, z डायरेक्शन में। और ये वाला प्लेन y इक्वल्स टू 0 हो गया, ये आपका y इक्वल्स टू d हो गया, ये d हो गया। ठीक है भाई। तो वेलोसिटी किधर है, v आई कैप है इधर की तरफ, ये वेलोसिटी हो गया इधर की तरफ, v आई कैप। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और चार्ज पार्टिकल क्या है, q है। इसमें फोर्स नीचे लगेगा। वही तो क्वेश्चन ही कब झाम ताम का लग रहा है। अब यहाँ से एंट्री दो, कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है। इधर से मान लो कि इधर की तरफ हम वेलोसिटी v दिए तो क्यू v क्रॉस b से इधर में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा यस और सर। उसके इन्फ्लुएंस में ये डिफ्लेक्टेड मूव करेगा और फिर आपको ये दूरी तो दी गई एम बी बाई क्यू बी का 2 गुना दिया गया है भाई वेट, तो फिर तो ये यहाँ से निकलेगा कहाँ। सर आधा दिया mv/2v। हाँ, हाँ, तो ये हमारा आधा हो जाएगा कहीं यहाँ पे इधर की तरफ। ठीक है ना, ऐसे ये मूव करेगा, भी क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर की तरफ कहीं इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द सर्किल, और ये यहाँ से निकलेगा। कितना एंगल सस्टेंड करेगा, दैट एंगल कैन बी जस्ट, ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो कि व्हाट विल बी दिस एंगल। एंगल के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आर है, ये भी आर है, यहाँ पे आर की वैल्यू आपको मालूम है एम बी बाई क्यू बी से आप लिखोगे, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो डी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आर माइनस का आर कॉस थीटा डी हो जाएगा भाई यहाँ से, एम बी यस सर। बाई ट्वाइस ऑफ क्यू बी दैट इज इक्वल्स टू एम बी बाई क्यू बी माइनस ऑफ एम बी बाई क्यू बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल गई कि ये लिखा जाएगा कितना, 1/2। तो थीटा की वैल्यू आपको पता हो गई कि ये लिखा जाएगा कितना भाई, 63। ये थीटा की वैल्यू आपको मिल गई। अब जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल निकलेगा तो ये इधर की तरफ इसकी स्पीड v की होगी और उसका इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा जाना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ इमर्जेंस इज,
तो एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा ना भाई? यस सर। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में होगा तो ये एंगल अगर थीटा का है तो ये वाला एंगल आपका 5/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा माइनस का v² बाई आर कॉस थीटा 5/2 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ v² बाई आर और साइन 5/2 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो भाई ठीक है? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों ही निगेटिव आ रहे हैं इसके। तो ये हो जाएगा v² बाई आर की वैल्यू आप लिख लो। तो आर की जगह पे ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन बनेगा कि v² बाई आर जो होगा वो लिखा जाएगा v² डिवाइडेड बाई mv और ये ऊपर में चला जाएगा qv। तो qvb डिवाइडेड बाई m। तो एक्सेलरेशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ qvb बाई m और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इंटू आई कैप और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 j कैप। So this will be the representation of acceleration of this particular charge particle. क्लियर है? यस सर। वैसे ये चीज इनको मेंशन करना चाहिए था कि बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल को y=d पोजीशन से थ्रो किया गया। नहीं तो आप यहाँ से थ्रो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री ना मिल रही है उसको, क्योंकि फोर्स तो नीचे लग गया, डिफ्लेक्ट हो गया नीचे। ये मेंशन करना चाहिए था कि यहाँ से थ्रो किया जा रहा। चलो तो फिर आप ऐसे प्रॉब्लम और बना लेना। नेक्स्ट क्लास में क्या करूँ? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर शुरू करूँ कि आप कर चुके हैं इसके प्रॉब्लम? आप लोग सर अभी इसके बच्चे प्रॉब्लम हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्या? चलिए जितना होगा उतना डिस्कस कर लेंगे क्लास में, फिर उसके बाद जो है यस सर। हाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर शुरू करेंगे, क्योंकि शायद 18 को ही आपका वो है यस सर ड्यूटी। 17 का यूटी। यस सर। 17 को तो छुट्टी है, 18 को हो जाएगा फिर यूटी, और उस यूटी में वो भी आ रहा है। बट इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. थैंक यू सर।